नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीसीएस एडू जोन पर। आज हम घटनासार करंट अफेयर्स श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर के आए हैं। ये वीडियो लेखपाल, हाईकोर्ट, आरओ, एचईओ, साथ में लोअर पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ मेंस तथा जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट होगा इन सभी में काम आएगा। यूट्यूब पर प्रेजेंट टाइम में हमारे वहाँ यूपी पीसीएस 2026 के लिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स का यानी कि उसके लिए करंट जीएस और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही बीपीएससी जो 72nd बीपीएससी होने वाला है उसके लिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स, साथ ही यूपी पीसीएस आरओ का 2026 की जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। मटेरियल इस पर दे मिलता रहेगा। और अब तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक इस पर जब आप सीधे क्लिक करेंगे या सीधे टेलीग्राम पर भी जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, जहाँ पीडीएफ साथ ही और करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ आपको मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है इसमें पोर्शन वो है उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है तो सुरेश खन्ना है, ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था। इस बजट में कितना 43,565 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई। तो नई योजनाओं पर कितना 43,565 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। साथ ही 2026-27 के लिए लगभग कितना तो 9,12,696 करोड़ रुपये का यह बजट जो पिछले वर्ष 2025-26 के बजट की तुलना में कितना 12.9% अधिक है। तो पिछले बजट से 12.9% अधिक है। और इस बार का जो बजट का आकार कितना है 9,12,696 करोड़। ये सीधे सीधे आंकड़ा पूछा जा सकता है, खास करके लेखपाल हो या अदर जो एग्जाम जो भी है इनमें ये बजट का कितना पूछा जा सकता है। और पिछला बजट कितना था वो भी आ सकता है कि 8,38,000 इस तरीके से समथिंग जो था वो भी पूछा जा सकता है अभी भी। अब इसमें क्या है कि बजट में राजस्व व्यय का कितना है तो 53% हिस्सा है किस पे वेतन, पेंशन और ब्याज अदायगियों पर ही खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो जो राजस्व व्यय है उसमें से 53% इन्हीं 3-4 मदों पर खर्च होगा। फिर बजट में राजस्व खाते में जहां जीएसडीपी का 1.62% अधिक उपलब्ध है, राजकोषीय घाटा 2026-27 में जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित किया गया है। इस बार का बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान थीम पर रखा गया है। फिर उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट में संदर्भित वर्ष में सरकार का कुल व्यय कितना है तो 9,12,696.35 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। जबकि कुल प्राप्तियां कितनी तो 8,48,233.18 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। जो प्राप्तियां हैं 8,48,233 करोड़। बाकी का जो होगा ये क्या किया जाएगा, उसे लोन वगैरह से लिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा कितना है तो 6,03,401.76 करोड़ रुपए है। तथा करेत्तर जो राजस्व होता है यानी कि जो कर द्वारा प्राप्त होता है और जो कर से इतर राजस्व है वो उसका हिस्सा कितना है तो 1,25,526.36 करोड़ रुपए शामिल है। फिर 6,03,401.76 करोड़ रुपए के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व 3,43,491 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910.76 करोड़ रुपए शामिल है। फिर 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का कुल व्यय 9,12,696.35 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित है। इसमें से 6,64,470 करोड़ 70.55 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय, तो राजस्व खाते के तहत 6,64,470.55 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। और तथा 2,48,225.80 करोड़ रुपए जो है पूंजी खाते के तहत व्यय किया जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि राजस्व खाते के तहत कितना है और पूंजी खाते के तहत कितना व्यय किया जाएगा। फिर प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2026-27 में 64,64,457.57 करोड़ रुपए की राजस्व बचत होगी। तो राजस्व बचत भी इतनी हो जाएगी 64,457 करोड़ रुपए। वहीं राजकोषीय घाटा जो है 1,18,480.58 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि 2026 बजट के लिए कितना तो जो प्रतिशत में अगर देखेंगे ज़्यादातर प्रतिशत वाला ही पूछा जाता है, 2.98% है। तो 3% से भी कम है। राज्य का जो जीएसडीपी यानी कि जीएसडीपी का जो राजकोषीय घाटा है वो 3% से भी कम है, 2.98% है। और रुपए में देखेंगे तो 1,18,480 करोड़ रुपए। ये जो आंकड़े हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे राजकोषीय घाटा, बजट का आकार कितना है, राजस्व व्यय कितना और पूंजी व्यय कितना है, इस तरीके के जो आंकड़े हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर समेकित निधि की प्राप्तियों यानी कि कुल प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात जो बचता है 64, वो कितना है 64,463.17 करोड़ रुपए का घाटा बजट में अनुमानित है। तो बजट घाटा जो है वो कितना अनुमानित है, यानी समेकित निधि की जो प्राप्तियों से निकालने के बाद तो बजट घाटा कितना है 64,463.17 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। उत्तर प्रदेश के स्वयं के करों से 2026-27 में कुल कितना है तो 3,34,491 करोड़ रुपए का राजस्व बजट में अनुमान किया गया है। तो यूपी के जो स्वयं के कर है उनसे 3,34,491 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित किया गया है। इनमें प्रमुख करों में राजस्व निम्नलिखित में से
कि किनका किनका, तो जो राज्य द्वारा खुद से कर उगाही होती है उनका दिया गया है कि 3,34,491 करोड़ है। और उसमें से राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी कि राज्य जीएसटी है उससे 1,49,956 करोड़ रुपए, आबकारी शुल्क से 71,278 करोड़ रुपए, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 43,802 करोड़ रुपए, वाहन कर से 15,802 करोड़ रुपए, व्यापार बिक्री कर से 48,115 करोड़ रुपए, विद्युत कर एवं शुल्क से 4715 करोड़ रुपए, भू राजस्व से 817 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो टोटल यही पूछा जाएगा ज़्यादातर, 3,34,491 करोड़ रुपया जो है वो राज्य अपने कर से प्राप्त करता है। फिर उत्तर प्रदेश के 2026-27 के इस बजट में विभिन्न विभागों में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक रुपया कितना है, तो 77,622 करोड़ रुपए। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है इस बार बेसिक शिक्षा विभाग के लिए दिया गया है। और बेसिक शिक्षा विभाग के लिए पैसा भले ज़्यादा दिया गया है इस बार, अभी जो सरकार का ही आंकड़ा आया है लगभग 27,000 जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए कितना 22,167 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए कितना है, तो 6591 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्राविधिक शिक्षा हेतु 2365 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऊर्जा हेतु 65,926 करोड़ रुपए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कितना है, 37,956 करोड़ रुपए तथा 34,468 करोड़ रुपए सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण के लिए आवंटित किए गए। तो ये भी मदे भी पूछ दी जाती है। सबसे ज़्यादा बेसिक शिक्षा के लिए, फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 है और 77,622 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा के लिए है। फिर 65,691 करोड़ उच्च शिक्षा के लिए है। उसके बाद में प्राविधिक शिक्षा के लिए 65,000 करोड़ रुपए, 65,925 है। प्राविधिक शिक्षा हेतु 2365 है। और ऊर्जा हेतु जो है ऊर्जा के लिए 65,000 करोड़ रुपए लगभग दिया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 37,000 करोड़ है और सड़कों एवं सेतुओं के लिए 34,468 करोड़ रुपए है। इस तरीके से जो प्रमुख प्रमुख मदे हैं उनका दिया गया है। फिर बजट में कोई नया कर नहीं, ना ही पहले से किसी कर की दर में परिवर्तन हुआ। तो जो पहले कर व्यवस्था थी वही अभी भी है। बजट में ब्याज भुगतान हेतु कितना है, 68,921 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जो राज्य द्वारा कई तरीके से जो ब्याज यानी कि ऋण लिया जाता है उसके लिए जो ब्याज देना होगा उसके लिए 68,921 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2029-30 तक राज्य को क्या है, तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो भारत को कितना $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यूपी जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य अपना 2029-30 तक रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि कब तक रखा गया है, तो 2029-30 तक $1 ट्रिलियन, ठीक है। वर्तमान में प्रदेश में कितना है, तो 81 मेडिकल कॉलेज हैं एवं 45 राज्य, इसमें क्या है तो 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित है, 36 जो है निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। फिर प्रदेश सरकार का ऋण जीएसडीपी अनुपात जो है 2024-25 में 27%, 2026-27 में इसे 23.1% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऋण जीएसडीपी अनुपात जो है 2024-25 में 27% था, जिसको 2026-27 वाला जो बजट है इसमें कितना है 23.1% लाने तक लक्ष्य रखा गया है। फिर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया गया है। फिर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया चालू है। उसके बाद में बजट में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना, तो एमएसएमई जो सेक्टर है उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना जो है ये प्रस्तावित है। फिर एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। उसके बाद प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रत्येक में एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है ये जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी तैयारी को धार देने के लिए या फ्री एक तरीके से कह सकते हैं सरकारी मतलब सहायता से ये कोचिंग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई थी। तो वो प्रत्येक विद्यालय में ये कहा गया कि 75 जितने जनपद हैं यूपी में उन सभी जनपदों में इसको शुरू किया जाएगा। मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। फिर विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद तथा मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना हेतु 50-50 करोड़ रुपए का तथा स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना हेतु 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 3 विश्वविद्यालय और साथ में ये स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय जो है इनकी स्थापना की गई है। फिर है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह हेतु अनुदान राशि कितनी, तो 51,000 करोड़ से बढ़ाकर के 1,10,000 रुपए दी जाएगी, ऐसे कहो सीधे सीधे। फिर उत्तर प्रदेश के आर्थिक समीक्षा 2025-26, तो बजट वाला जो प्रावधान थे ये हो गए। फिर आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं। तो बजट जो होता है ये जो चालू वित्त वर्ष है उसका, और जो आर्थिक समीक्षा है वो पिछले वर्ष की आती है।
तो विधानमंडल के बजट सत्र के पहले 9 फरवरी 2026 को पहली बार प्रदेश की आर्थिक समीक्षा पेश की गई है। तो विधानसभा के सत्र के पहले 9 फरवरी को पेश की गई थी ये। फिर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते 8 वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है। फिर वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था एवं 2024-25 में बढ़कर के कितना 30 लाख करोड़ को पार कर गई। तो राज्य का जो एक तरीके से वो जीडीपी आकार जो है वो कितना बढ़ करके हो गया, तो 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर के 30 लाख करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान है। तो इसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में अब तक 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावित हो चुके हैं। याद होगा 2023 में जो इन्वेस्टमेंट इन यूपी वाली या इन्वेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो था वो शुरू की, जो उसके निवेशक बैठक जो हुई थी उसी के तहत कितना 35.5 लाख करोड़ तो इन्वेस्टमेंट के उसी के तहत आए थे, तब से 50 लाख करोड़ हो गए हैं। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान वर्ष 2016-17 के 8.6% से बढ़कर के 2024-25 में कितना 9.1% पहुंच गया है। अभी यूपी जो है दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद, तमिलनाडु तीसरे पर है। फिर स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट थमी है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें गिरावट थमी है। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये थी, जो यह 2024 में बढ़कर कितनी, तो 1,09,844 करोड़ रुपये, करोड़ नहीं मतलब पर व्यक्ति जो इनकम है वो 1,09,844 रुपये हो गई, जो कि 54,000 से मतलब सालाना जो इनकम है वो बढ़ गई लोगों की, इसे कहा जाए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय के कितना है, तो 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2014-15 में यह राष्ट्रीय औसत का केवल कितना 50.2% रह गई थी, जबकि 2024-25 में अनुपात बढ़कर कितना 53.5% हो गया है। प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी पर कैपिटा जो है के आधार पर वर्ष 2016-17 में कितना, तो 61,142 से बढ़कर के वर्ष 2024-25 में 1,26,304 रुपये हो गया है। जीएसडीपी के आधार पर घोषित किया गया और वो जो है जो नॉमिनल रेट होती है उसके आधार पर है। फिर सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 2 गुने से अधिक वृद्धि हुई है, यानी कि जो सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है 2 गुने से ज़्यादा। 2016-17 में पूंजीगत व्यय 69,079 करोड़ रुपए यानी 69.79 करोड़ रुपए था, जो कि 2024-25 में बढ़कर के कितना 147.72 हजार करोड़ रुपए हो गया है। समीक्षा में प्रदेश की राजकोषीय स्थिति को अनुशासित बताया गया है। सार्वजनिक ऋण से जीडीपी यानी कि जीएसडीपी जो है अनुपात वर्ष 2016-17 के 29.3% से घट करके वर्ष 2024-25 में 28.0% हो गया है। तो जो 29.3% था जीएसडीपी अनुपात सार्वजनिक ऋण से अभी घटा है कितना 28% हो गया है, तो लगभग 1.3% की कमी हुई है। फिर राष्ट्रीय औसत से कम है, राष्ट्रीय औसत का इससे ज़्यादा है। आगे देखेंगे प्रदेश का अपना कर राजस्व वर्ष 2016-17 में 86,000 करोड़ रुपए था। यह 2024-25 में लगभग कितना 2.5 गुना बढ़कर के 2.09 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी 27.2%, सेवा क्षेत्र की जो 47% रही है। यह दर्शाता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब केवल कृषि आधारित न रह करके बहुक्षेत्रीय हो गई है। तो इस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है राज्य की जीडीपी में वो 25.8% है। सेकेंडरी यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना 27.2% है और 47% योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है और प्री में भी आता है, मेंस में तो मान लो डाटा के रूप में काम आता ही है। अगला है प्रदेश का बजट आकार वर्ष 2016-17 में 3.47 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। तो 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ पहुंचा था और इस बार का कितना है, तो 9,12,000 और कितना है 696 करोड़ रुपए है इस तरीके से। फिर आगे देखेंगे 2008-9 से 2016-17 तक 8 वर्ष के बीच यह वृद्धि मात्र 2.34 लाख करोड़ रुपए थी। फिर उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है। खाद्यान्न गेहूँ यूपी जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, धान उत्पादन में, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला एवं मेथा उत्पादन में राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है। देखो गन्ना के मामले में शीर्ष है, आलू में है, केला में, आम, अमरूद में, धान के मामले में जो यूपी है दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना पहले पर है।
विगत 8 वर्षों में मत्स्यायन में 115.5%, दुग्ध उत्पादन में 33.6%, तो मत्स्य उत्पादन में 115% की वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में 33.6% की वृद्धि के साथ देश में पहले स्थान पर है। अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यूपी में इन सब चीज़ों की वृद्धि उत्पादन में ज़्यादा हुई है। अगला, भारत का पहला ग्लास म्यूजियम कहाँ? तो भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक रूप से भारत की ग्लास सिटी कहा जाता है। तो फिरोजाबाद वैसे भी कांच की चूड़ियों या जो कांच वाला सामान होता है उसके इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फेमस है। शहर के कांच और चूड़ी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित ग्लास म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। यह पहल उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? तो 47 करोड़ रुपए है। फिर इसे परियोजना का फोकस फिरोजाबाद की कांच शिल्प विरासत का संरक्षण और प्रचार कर इसका उद्देश्य फिरोजाबाद को केवल चूड़ियों के शहर के रूप में सीमित न रखते हुए हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अगला है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित हो गया है। तो इसमें है कि 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने अपने ताज़ा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की उपलब्धि अर्जित की है। इस तरह यह प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। तो पहला कौन सा बना है? लखनऊ बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शिवरी में तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन के साथ शहर की कुल क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। लखनऊ नगर निगम प्रतिदिन लगभग 2100 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करता है, जिसे 100% जैविक खाद, बायोगैस और अजैविक ईंधन रिसाइक्लिंग भागों में विभाजित किया जाता है। शहर के 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे से 12.86 लाख मीट्रिक टन का वैज्ञानिक उपचार पहले ही किया जा चुका है। तो कितना? 18.5 में से 12.86 लाख का पहले ही किया जा चुका है। शिवरी में 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र सहित कुल 3 प्लांट के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि वेस्ट टू एनर्जी जो माध्यम है उससे एनर्जी पैदा की जा रही है। शिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 1700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। उसके बाद पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो जो पार्वती अर्गा गोंडा वाला है उसको क्या है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 30 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य के चारों ओर जैव विविधता की रक्षा हेतु इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचित किया है। यह अभ्यारण्य लगभग कितना? 1084 हेक्टेयर में फैला है और गंगा के मैदानी इलाकों का एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। यह मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गलियारा है। ESZ का दर्जा मिलने से यहाँ अनियंत्रित निर्माण, प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगेगी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। सरकार का उद्देश्य इसे पारिस्थितिक अखंडता से समझौता किए बिना जिम्मेदार इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना है। फिर आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का उन्नाव बना क्या है? तो डिफेंस कॉरिडोर जिला बन गया है। यूपी का उन्नाव जो डिफेंस कॉरिडोर था उसका एक नोड यूपी उन्नाव भी शामिल हो गया है। तो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में नया डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड हैं और किए गए हैं। उन्नाव में नया डिफेंस कॉरिडोर बनने से प्रदेश में 7 हो जाएंगे। यहाँ 4000 करोड़ रुपए के निवेश की शुरुआत हो चुकी है। उन्नाव जनपद में मुर्तजा नगर, ओरहर और सराय कटियान गाँव की लगभग 203 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। यह कॉरिडोर कानपुर लखनऊ हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे के पास स्थित है, जिससे इसे बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इस परियोजना का उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस नोड से लगभग कितना? 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। यह कॉरिडोर यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत विकसित किया जा रहा है। और यूपी में जो पहले से डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड हैं वो कौन कौन से हैं? सांझी, कानपुर, झांसी है। झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट हैं। तो 6 हैं, इसमें से लखनऊ, कानपुर, उसके बाद अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट, झांसी जो है इस तरीके से याद कर सकते हो, पास पास के जो जिले हैं। फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ? तो 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। वैसे प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस है कब मनाया जाता है? क्योंकि इसमें 5 जनवरी दिया है, हमें आप लोग बताइए जरा। फिर वर्तमान में क्या है? इसमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4000 से अधिक पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसे एक वर्ष में कितना 10,000 तक विस्तारित करने का। तो 4000 हैं, इन्हें 10,000 तक पुस्तकें किया जाएगा ब्रेल लिपि में जो लिखी होंगी। यह विश्वविद्यालय के साथ साथ बाहरी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी सुलभ होगा। फिर उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 आरंभ किया गया है। 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में तत्काल सहायता के लिए AI आधारित
चैटबॉट और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम SMS अलर्ट सुविधा भी है। इसमें इस डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है जो निवेशकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर कई विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस अवसर पर कितना तो 2781 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और सब्सिडी वितरित की गई है। फिर यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्कीम का भी अनावरण किया गया है। तो जो निवेश 3.0 है, निवेश मित्र 3.0, उसके साथ यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्कीम भी, इसका भी अनावरण किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 क्या है, तो 10 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है ताकि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में आसानी हो सके। योजना के तहत निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बसें चलाने को अनुमति दी जाएगी और उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले छोटे वाहन करीब 7 मीटर लंबाई चलाए जाएंगे। इनमें डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे, जबकि NCR जो क्षेत्र है, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, में केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन कम से कम 2 फेरे लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को नियमित परिवहन सुविधा मिल सके। यानी कि जो कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। अनुबंधित वाहन पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे। वाहनों का 10 वर्ष के लिए पंजीकरण होगा, जिसे आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। डीजल वाहनों की अधिकतम आयु कितनी 10 वर्ष रखी गई। CNG व इलेक्ट्रिक वाहनों की आयु जो है 15 वर्ष रखी गई है। ग्रामीण इंटरनेट के लिए क्या है, प्रोजेक्ट गंगा आरंभ किया गया है। तो भारत ब्रॉडबैंड वाला जो सिस्टम था, या भारत नेट करके जो था, भारत भर में जो इंटरनेट पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था, उसी तरीके से क्या है कि ग्रामीण इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। 9 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा को आरंभ किया है। इसके लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का कमीशन का हिंदुजा ग्रुप और हिंदुजा ग्रुप की वन OTT इंटरनेट लिमिटेड के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का जो अगले 2 से 3 वर्षों में राज्य के 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। न्याय पंचायत स्तर पर लगभग कितनी 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने इन डिजिटल उद्यमियों में 50% भागीदारी महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ में रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव की मेजबानी तो 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना के मध्य कमान ने लखनऊ में अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, राजनयिकों और मीडिया पेशेवरों सहित 500 लोगों ने हिस्सा लिया है। इस चर्चा का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक संचार नेटवर्क के सशक्तिकरण और सूचना युद्ध जैसी युद्ध सीमा से नीचे की चुनौतियां थी। तो लखनऊ में रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव की मेजबानी की गई है, कब 7 मार्च को हुई है। क्या कॉन्क्लेव में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, यशवर्धन सिन्हा और राज शुक्ला प्रमुख वक्ता थे। भारत के सुरक्षा वातावरण के लिए रणनीतिक संचार के संस्थागत ढांचे, सिद्धांत और नीतियां विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई है। फिर उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहा, तो AIPOC लखनऊ में हुआ, आयोजित किया गया है। 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 19 से 21 जनवरी तक हुआ है और 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र रखा गया है। इसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा जो ऑल इंडिया जो बन गया है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राज्य विधानसभाओं के प्रति। ये पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी कहा जाता है, उसी का सम्मेलन था। तो इस सम्मेलन में क्या है, विकसित भारत 2047 राज्य विधानसभाओं के प्रति वर्ष न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विधायक सूचकांक बनाने के प्रस्ताव बनाए गए। तो राष्ट्रीय जो विधायिका प्रस्ताव सूचकांक है, उसको बनाने के लिए इसमें बात की गई है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, उन्होंने किया है। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ है, जो भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय है, वो भी यूपी में है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो CCS
यू है मेरठ उत्तर प्रदेश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम विश्वविद्यालय की घोषणा की है। गूगल क्लाउड के सहयोग से विकसित यह पहला शिक्षण सीखने तो किसके साथ से गूगल क्लाउड के सहयोग से विकसित किया गया है। पहला शिक्षण पहल जो है शिक्षण सीखने प्रशासन और रोजगार क्षमता में उन्नत एआई टूल को एकीकृत करती है, जो भारतीय विश्वविद्यालय में एआई अपनाने के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में कार्य करती है। इस प्रोजेक्ट के तहत चौधरी चरण सिंह सीसीएमयू मेरठ एक लिविंग लैब के रूप में कार्य करेगा। फिर कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। कालिंजर किला जो है इसको शेरशाह सूरी ने कब जीता था, कोई बता सकता है? इसका समय था 1545 में। कालिंजर किले को जीतने के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो ये ऐतिहासिक किला है। क्या है इसमें? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले को 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा देकर इसे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से नई पहचान दी है। यह निर्णय दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थलों के संरक्षण और उनके महत्व को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कालिंजर किला जो है विंध्य पर्वतमाला नामक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जहां लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर 1.2 अरब वर्ष पुरानी कैमूर सैंडस्टोन परत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो पृथ्वी के विकास के लंबे अंतराल को दर्शाती है और वैज्ञानिकों के लिए बेहद उपयोगी है। यह किला जो चंदेल राजाओं की राजधानी थी, न केवल भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास रहा है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं इसे प्राचीन समय में मजबूत और लगभग अजेय बनाती थीं। अब भू धरोहर का दर्जा मिलने से यह पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे पर्यटक, शोधकर्ता और छात्र आकर्षित होंगे और खजुराहो व चित्रकूट जैसे स्थलों के साथ इसे जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना को स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। फिर उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो राज्य का पहला निजी एआई वर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय है, ने आधिकारिक तौर पर 19 मार्च 2026 को उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। इस पहल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के राज्य के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सीओई जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक उन्नत एआई स्पेस द्वारा संचालित है, जिसमें एनवीडिया की ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ 168 GB जीपीयू मेमोरी की कंप्यूटिंग शक्ति है। तो एनवीडिया जो है खास करके अभी विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कंपनी है। विश्वविद्यालय ने अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 1.50 लाख युवाओं को एआई के जिम्मेदार उपयोग पर प्रशिक्षित करने के लिए एक एआई साक्षरता पहल शुरू की है। केंद्र का लक्ष्य अगले 2 वर्षों के भीतर 5 एआई स्टार्टअप को विकसित करना और सहायता प्रदान करना है। अल्पकालिक उद्देश्यों में अस्पतालों, अनुसंधान परियोजनाओं और उच्च प्रभाव वाले प्रकाशनों के सहयोग से मॉडल सत्यापन शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर के बीच कवच स्वचालित सुरक्षा प्रणाली को लागू किया है। कवच जो है ये ट्रेन हादसों को रोकने के लिए शुरू किया गया था, तो उसको कहाँ, कानपुर और प्रयागराज के बीच में लागू किया गया है। क्या है? भारतीय रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर के बीच 190 किलोमीटर के रूट के हिस्से पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को 22 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह खंड दिल्ली हावड़ा उच्च घनत्व कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके चालू होने से ट्रेन की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा कवच प्रणाली टकराव को रोकने के लिए मूवमेंट अथॉरिटी को निरंतर अपडेट प्रदान करती है। उसका सिग्नल पासिंग एंड डेंजर खतरे पर सिग्नल का पार करना को रोकता है, जो रेलवे दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। मानवीय त्रुटि के मामले में या यदि लोको पायलट सिग्नल का जवाब देने में विफल रहता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देगा। फिर कवच को सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रेन संचालन को आधुनिक बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। विशेष रूप से मिशन रफ्तार के तहत 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पर सुरक्षित संचालन का समर्थन करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। तो जो कवच है ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए और दुर्घटनाएं जो उनको कम करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल जो भारत का सुधार है। फिर जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन। पहले इसका नाम ताज एयरपोर्ट था, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, उसके बाद ताज के नाम बदल के जेवर कर दिया गया। अभी क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश अब देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मौजूद है। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट का उद्देश्य जेवर को उत्तरी भारत के लिए बड़ा एविएशन हब बनाना है। उसे यूपी में लगभग 7 वाट के आसपास जो है
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसमें से जो मेन चलने वाले हैं, एक तो लखनऊ वाला हो गया, ये अभी बन रहा है। जैसे ही कुशीनगर का बना था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कुशीनगर वाला बताया जा रहा है कि बस वो बना, लगभग कुछ उड़ाने चली, उसके बाद में वो अभी जो वहाँ पर है इंटरनेशनल, मतलब जो फ्लाइट है वो नहीं जा रही है, बस बात ये है। फिर एयरपोर्ट को पहले चरण फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग चाहिए हो चुका है यहाँ तक। फिर क्या, यह हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा, मथुरा और वृंदावन से जुड़ा है और इसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो से जोड़ने की योजना है। यहाँ पर 3900 मीटर लंबा रनवे है, जो दुनिया के सबसे बड़े वाइड बॉडी जेट विमान को संभालने में सक्षम है। यह भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखता है। नेट जीरो मतलब है कि यहाँ कार्बन उत्सर्जन जो है ये जीरो रहेगा, इस तरह की बात कही गई। फिर है अगला, जेवर एशिया का प्रमुख इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल होने के साथ यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और एयरपोर्ट सेंटर बनेगा। इस एयरपोर्ट के संचालन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें 4 पहले से ही वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यह संख्या 5 हो गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जेवर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ये भी संचालित है। फिर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर वाला है, लेकिन यहाँ जो फ्लाइट है बहुत कम, मतलब नाममात्र का है। ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है। फिर एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे संचालित थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज प्रदेश में लगभग 16 हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित हो रही हैं, जबकि 3 अभी भी निर्माणाधीन है। इनमें सोनभद्र का म्योरपुर और ललितपुर हवाई अड्डा शामिल है। फिर उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कार जो है 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र तथा 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। नियुक्ति पत्र पाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो समारोह में गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल व गौतम बुद्ध नगर के पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार का डीएसपी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। इटावा के पैरा खिलाड़ी अजीत सिंह, गाजियाबाद की सिमरन और मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी का नियुक्ति पत्र दिया गया है, यानी कि लोग विशेष अधिकारी बनाए गए हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह आईपीएल की तैयारियों में चलते समारोह में भाग नहीं ले सके, इन्हें खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है। तो बड़े बड़े पद हैं जिनके लिए मतलब हम लोग तैयारी करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड क्या है, तो मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 9 खिलाड़ियों को प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान प्रदान किया है। ये पूछा जा सकता है किसको किसको, राजकुमार पाल हैं, प्रवीण कुमार हैं, उसके बाद अजीत सिंह, गाजियाबाद, सिमरन और प्रीतिपाल, इनको जो पंचायती राज अधिकारी बनाया गया और राजकुमार पाल और प्रवीण कुमार को डीएसपी बनाया गया है। इनमें लक्ष्मण का सम्मान और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गाजीपुर के उत्तम सिंह हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रयागराज के अभिजीत कुमार हैं, जिम्नास्टिक है। नोएडा के जोंटी कुमार कुश्ती के खिलाड़ी हैं। आगरा के यश कुमार पैरा कैनोइंग और नोएडा के प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, को लक्ष्मण अवार्ड प्रदान किया गया है। सहारनपुर की प्राची एथलेटिक्स, बागपत की तान्या चौधरी एथलेटिक्स में, लखनऊ की प्रगति केसरवानी पैरा टेबल टेनिस हैं और नोएडा की वंकिता अग्रवाल जो है शतरंज को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से, जो महिलाएं इनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया है और जो जेंट्स हैं उनको सबको जो लक्ष्मण अवार्ड दिया गया है। फिर समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाले 14 खिलाड़ियों को 1.264 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ियों को 3.11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। फिर अवसर पर मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष से इस राशि को बढ़ाकर कितना 10-10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। फिर पद्म पुरस्कार 2026 वाले हैं। उत्तर प्रदेश से वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रमुख विभूतियां कौन कौन है, तो पद्म विभूषण यूपी के कौन है, वायलिन वादक एन राजम को दिया गया है। पद्मश्री में अनिल कुमार रस्तोगी कला से संबंधित हैं। अशोक कुमार सिंह विज्ञान इंजीनियरिंग, बुद्ध रश्मि मणि अन्य पुरातत्व हैं। चिरंजीव लाल यादव कला से संबंधित हैं। केवल कृष्ण ठकराल चिकित्सा, सुश्री मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड हैं। प्रवीण कुमार खेल से हैं। रघुपत सिंह मरणोपरांत दिया गया है, इनको कला से हैं। फिर है राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा से हैं। श्याम सुंदर चिकित्सा से संबंधित हैं। फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किसको, तो 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 दिया गया है। और यूपी दिवस कब 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया गया है। इस वर्ष यह सम्मान अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, शिक्षाविद अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार,
रश्मि आर्य व डॉक्टर सुधांशु सिंह को प्रदान किया गया है। तो शुभांशु शुक्ला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। ये किस अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में, नाम बता सकते हैं आप लोग? यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक नागरिक पुरस्कार है। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक चिन्ह व 11 लाख रुपए का राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी। इससे पहले यह यश भारती पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो यूपी गौरव सम्मान कर दिया गया है। फिर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, तो 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। आज़ादी के बाद महान नायकों के आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण किया है। 65 एकड़ में फैले इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगी हैं, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान की प्रतीक है। इस प्रेरणा स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानकारी दी गई है। कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब बनाई जा रही। तो कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। यह लैब व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से, तो व्योमिका स्पेस कंपनी और इसरो के सहयोग से संचालित होगी। नारायणी नदी के जीरो बंधा तट के पर कैनसेट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता ने छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान की जिस सोच को उड़ान दी थी, निकाय स्तरीय स्पेस लैब उसे अब बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। पंडरौना नगर पालिका प्रदेश की ऐसी पहली नगर पालिका बनने के लिए निकट है जिसने स्पेस लैब बनाने की कल्पना को साकार किया है। तो पंडरौना नगर पालिका के पास है ये। देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर पिछले दिनों कुशीनगर में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी और कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता में आयोजित की गई थी, जिसमें 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने खुद को बनाए मिनी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए थे। शाहजहांपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में शाहजहांपुर और भदोही, संत रविदास नगर भी इसको कहा जाता है, में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये शाहजहांपुर के स्वामी जो सुखदेवानंद विश्वविद्यालय तथा संत रविदास में प्रस्तावित काशी नरेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उच्चीकृत कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। वहाँ से पहले जो मुमुक्षु आश्रम था, वहीं पर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय था, उसको राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मेन बात यह है, वो भी वहाँ विश्वविद्यालय पहले से चालू था। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से लगभग कितना, तो 20.03 एकड़ भूमि तथा 108.3 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सरकार को सौंपी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच समझौता 9 सितंबर 2025 को हुआ था। फिर भदोही में स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उच्चीकृत कर काशी नरेश विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा। 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी गई। तो काशी विंध्य क्षेत्र जो है, इसमें 7 जिले शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके पीसीएस मेंस वगैरह के लिए तो ज़्यादा। 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र, जैसे राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया लखनऊ के आसपास के जिलों को शामिल करके, उसी तरीके से की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र केवीआर का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें वाराणसी यानी कि वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले, वाराणसी इसमें जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल होंगे। तो ये जिले पूछे जा सकते हैं। प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जिले पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में सभी संबंधित जिलों को आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केवीआर के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। काशी विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी 2 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इसके विकास से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा। काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा कितना है, तो 23,815 वर्ग किलोमीटर है। जिस तरीके से जो SCR है यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन जो है, उसका लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसी तरीके से इसका 23,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होगा। इसमें वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है, तो 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर 4,038 किलोमीटर है। चंदौली 2541 वर्ग किलोमीटर, गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर जो है 4521 वर्ग किलोमीटर और भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र 6788 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सोनभद्र जो है सबसे बड़ा जिला यूपी का कौन सा है, और सोनभद्र दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है हरदोई। सबसे बड़ा जिला यूपी का कौन सा है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है, जबकि सबसे कम भदोही का है। भदोही का कितना है, 1015 वर्ग किलोमीटर है।
फिर नीति आयोग ने काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार केवीआर के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। साथ ही वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन किया गया है। तो कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया है। केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा की है। तो नमो घाट से शुरू की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस वाराणसी में बनाए जाएंगे। इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। 24 मीटर लंबे इस कैटामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। 7 से 9 समुद्री मील की गति से यह 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। फिर यह जलयान गंगा के घाटों पर पर्यटकों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन, क्योंकि हाइड्रोजन से चल रहा है तो इसमें कार्बन उत्सर्जन की समस्या नहीं है। इस वजह से लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो लजीज जायकेदार खान पान व पाक कला से देशी विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने वाला नवाबों का शहर लखनऊ विश्व के उन 58 शहरों में शामिल हो गया है जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा 31 अक्टूबर 2025 को की थी। तो यूपी भी शामिल हो गया है। यूनेस्को का यह सिटीज नेटवर्क 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है, जिसमें शिल्प एवं कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला सहित साहित्य, मीडिया, कला, संगीत एवं वास्तुकला शामिल है। आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। फिर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के नए शामिल किए गए शहर लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी होता है जो खाने पीने वाली जो कला है उसके मामले में, इस बार 58 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय समरकंद में 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। तो समरकंद में इसकी बैठक 31 अक्टूबर 2025 को हुई थी, उसी की 43वीं बैठक थी, उसमें ये निर्णय लिया गया। इन्हें मिलाकर वैश्विक नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या कितनी 408 हो गई है, जो 100 से अधिक देशों में फैले हैं। लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या अब कितनी 9 हो गई। मतलब 8 इससे पहले थे। 8 शहर कौन कौन से? जयपुर है, वाराणसी है, फिर चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड है। जयपुर को 2015 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, वाराणसी को संगीत श्रेणी में, चेन्नई को संगीत श्रेणी में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी, तो लखनऊ और हैदराबाद दोनों गैस्ट्रोनॉमी में, मुंबई को फिल्म श्रेणी में, श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में तथा ग्वालियर को संगीत श्रेणी में, कोझिकोड को साहित्य श्रेणी। तो साहित्य श्रेणी से कोझिकोड शामिल हुआ था। गैस्ट्रोनॉमी से 2 हैं, हैदराबाद और लखनऊ। फिर अगला क्या है? गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी दी गई। यह क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिवर सेल के गठन का निर्णय दिसंबर 2025 में लिया गया है। यह पहल गोरखपुर के समग्र विकास को नई दिशा देने के साथ ही नदियों के संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रिवर सेल का उद्देश्य एक ऐसा विकास मॉडल तैयार करना है जिससे बाढ़ के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो बाढ़ के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रिवर सेल बनाया गया। कहाँ? गोरखपुर में बनाया गया है। इस रिवर सेल पर आने वाला खर्च कितना? 90% MNCG और 10% नगर निगम देगा। रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा। इसका काम जल स्रोतों को जीवित करना भी है। इसमें 2 विशेषज्ञ केंद्र से आएंगे जिनके साथ नगर निगम की टीम मिलकर काम करेगी। रिवर सेल के अंतर्गत निर्माण कार्यों में विशेषज्ञ डिजाइन अपनाई जाएगी जिससे जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। नदी के किनारे ऐसे ढांचे विकसित किए जाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करें। गोरखपुर में प्रस्तावित यह रिवर सेल भविष्य में अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बनेगा जिससे नदी संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ? वन विश्वविद्यालय भी भारत का कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में ही बनाया गया है। भारत सरकार ने पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना दिसंबर 2025 में मंजूरी दी है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। यह पहल वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और वन पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस को दर्शाती है। गोरखपुर में प्रस्तावित इस वन विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो लगभग 125 एकड़ में होगा, जो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट होगा। तो गोरखपुर और महाराजगंज वाला जो एरिया है वहाँ जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसके लिए प्रारंभिक बजट आवंटन कितना? 50 करोड़ रुपये रखा गया है। इस विश्वविद्यालय में प्रस्तावित सुविधाओं में शैक्षणिक भवन और शोध प्रयोगशालाएं, लगभग 500 छात्रों के लिए छात्रावास एवं छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग आवास, सभागार,
खेल सुविधाएं और फैकल्टी आवास शामिल हैं। विश्वविद्यालय में जिन क्षेत्रों में डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे उसमें शामिल है वानिकी एवं कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बागवानी, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण एवं जलवायु अध्ययन, पारिस्थितिकी से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक शिक्षा, फील्ड रिसर्च और प्रत्यक्ष संरक्षण कार्य पर विशेष बल दिया जाएगा। इस वन विश्वविद्यालय के स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो वन विभागों एवं संरक्षण एजेंसियों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। सतत वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना, कृषि वानिकी और पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता विकसित करना, वनों की कटाई और पारिस्थितिकी चुनौतियों से निपटने में सहायता करना। वन विश्वविद्यालय विशेषीकृत उच्च शिक्षण संस्थान होता है जो वानिकी विज्ञान, वन्यजीव अध्ययन, पारिस्थितिकी प्रबंधन और पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित होता है। यह सामान्य विश्वविद्यालयों से अलग होता है क्योंकि इसमें कक्षा आधारित अध्ययन के साथ साथ व्यापक फील्ड प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सामान्य विश्वविद्यालय में क्या होता है, कक्षा आधारित पाठ्यक्रम ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है कि जब वन विश्वविद्यालय ही है तो वहाँ जाकर के करने वाली सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो तथ्यसार वन लाइनर करंट अफेयर्स है इसको। सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेंटर फॉर वाटर पीरू से जुड़ी शोध टीम ने हाल ही में खुदाई में किस नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे के मिलने का दावा किया? तो सहंगसरा नदी जो है वहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई? तो काशी विश्वविद्यालय धाम वाराणसी जो है वहाँ की गई है। फिर अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की? तो 20 लाख से अधिक घरों तक पहुंचाने की बात की है। और प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है ग्रामीण जो इंटरनेट पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की वह पर्वतारोही जिन्होंने 14 दिनों की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, तो ये दिव्या सिंह हैं। हाल ही में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? तो सुआव नदी जो है इसको राप्ती नदी कहाँ से निकलती है और इसका जाकर के कहाँ मिलती है, ये आप लोग चाहे तो बता सकते हैं। यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ने मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जो है जारी किया? तो आजमगढ़ में ये किया गया है। फिर मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए किस पहल को लॉन्च किया? तो निवेश मित्र जो 3.0 है इसको शुरू किया गया है। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो रिंकू सिंह को किया गया है और 2 लोगों को बनाया गया है डीआईएसपी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को पुनर्जीवित किया गया? तो संभल में किया गया है ये। फिर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई के तहत खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि जो को हाल ही में 3.1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया गया है इसको। 26 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बजट में 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.98% है, जो कि कितना 1,18,000 के आसपास करोड़ रुपए है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा, तो ये इस बार पहली आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। में वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना प्रदर्शित किया गया? तो 25.8% प्रदर्शित किया गया है। जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान कितना है? 25.8% है। और साथ ही जो द्वितीय सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र उसका कितना था? 27.4 था। और सेवा क्षेत्र का कितना था? 47% था। फिर राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय हो गई तो 1,09,844 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो मेरठ में किया गया है ये। फिर है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय? तो मथुरा में खोला जाएगा। फिर फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को राज्य में 11वें रामसर आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो एटा स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको 11वां रामसर भूमि शामिल बना दिया गया। तो 10 पहले से थे यूपी के और ये 11वां भी जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है एटा स्थित उसको भी बना दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने की घोषणा की? तो आधार आधारित जो ऑथेंटिकेशन है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए किस योजना को शुरू की है? तो एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की गई। वैसे इसके लिए विडंबना यह है कि यूपी की अभी हमने पीछे पढ़ा था जो गैस्ट्रोनॉमी यानी कि लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के तहत यूएन यानी कि गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया गया है
और लखनऊ का जो ये गैस्ट्रोनॉमी में कबाब वाला जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। जो एक जिला एक व्यंजन योजना है, यहाँ इसको रेवड़ी को शामिल किया गया है, लखनऊ की रेवड़ी को शामिल किया गया है इसमें। गैस्ट्रोनॉमी के तहत जो शामिल है, खास करके गैस्ट्रोनॉमी में अगर देखी जाए, ये लखनऊ की पहचान है कबाब, उसको शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन किया गया, तो ये भी लखनऊ में किया गया है। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहाँ पर आईबीएम के एआई गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया, तो ये भी लखनऊ में किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कहाँ पर 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया, तो आईआईटी कानपुर में किया गया ये। फिर फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्रांस के सहयोग से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की है, तो कानपुर में की गई है। फ्रांस के सहयोग से की गई है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स में की गई है। फिर हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो गोंडा का है उसको किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास को हाल ही में कौन सा नाम दिया गया है, तो जनभवन नाम दिया गया है। वैसे राज्यपाल कौन है यूपी की? फिर 17 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राज्यव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया, तो बिजनौर में किया गया है। इस 2 चरणीय सर्वेक्षण में गंगा, सिंधु और इरावती डॉल्फिन की आबादी और आवास का आकलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक डेटा अपडेट करना है। 19 से 21 जनवरी 2026 के बीच 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश कहाँ पर आयोजित किया गया, तो लखनऊ में किया गया है। और ये कौन सा 86वां था? और पीठासीन अधिकारियों यानी कि विधायी जो सूचकांक बनाने के लिए इसमें सहमति बनी है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन के साथ अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए हाल ही में किस प्रोजेक्ट को शुरू किया, तो प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। भारत नेट योजना जो है कब शुरू की गई थी, आप लोग बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये कहाँ? वाराणसी में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किस एआई आधारित ऐप का शुभारंभ किया है 28 दिसंबर को, तो ये अच्छा ऐप शुरू किया गया है, पुलिस के लिए शुरू किया गया है। फिर दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट तक किस चीज़ के पाठन के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो न्यूज़पेपर पाठन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, तो गोरखपुर में जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये नवंबर 2025 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल किया है, तो लखनऊ को शामिल किया गया है। फिर यूनेस्को में शामिल किया गया है ये। फिर अगला क्या है, दिसंबर 2025 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो प्रशांत कुमार को किया गया है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी, तो आधार कार्ड। इस समय आधार कार्ड के साथ बड़ा लोचा हो रहा है। आधार कार्ड अनिवार्य भी है, लेकिन इसको मान्यता न तो पते के रूप में आप यूज कर सकते हैं और न जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं, और ना ही पते के लिए रूप में नहीं कर सकते, सिर्फ पहचान के रूप में कर सकते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं है, बस। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में किसी राज्य के 76वें जिले के रूप में घोषित किया गया, कल्याण सिंह नगर जो है इसको घोषित किया गया है। ये अलीगढ़ और जो पास का एरिया है, दो जिलों के क्षेत्र को मिलाकर के कल्याण सिंह नगर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया, तो दुधवा टाइगर रिजर्व पाया गया। ये केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी की शुरुआत की, तो गंगा घाट वाराणसी में की गई है। केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद पर वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है ये। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है, तो आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किया है। अगला है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल प्रदेश में कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया, तो गोरखपुर में बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा वाले उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है इसको घोषित किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? तो 1 सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। डेट याद कर लो, पूछा जा सकता है, भले जो व्यवहारिक रूप से लागू उतना ना हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया? तो 75 जो छोटी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के लिए। फिर 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो ये वाराणसी में युवाओं में मतलब अध्यात्म के प्रति रुझान या एक तरीके से कहें योग के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी AI संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया? तो उन्नाव में किया गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है AI आधारित है ये। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। ये बड़ा बताया जा रहा है, बड़ा अच्छा बना दिया गया है, तो जाकर आप लोग भी टहल घूम आ सकते हैं। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहाँ पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑफ कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप आयोजित की गई? तो ये गाजियाबाद में की गई है। गाजियाबाद में ही आयुर्वेदिक वाला जो है ये संस्थान भी इसका है। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया? तो सारनाथ वाला जो है, ये सारनाथ बता सकते हैं किसके समय स्थापित हुआ था? जो सारनाथ की लाट हम लोग बोलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेविंग छात्रवृत्ति योजना तो ब्रिटेन से शुरू की गई? इसके तहत 5 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर के खानिमपुर में किया गया है। तो प्रदेश का पहला ये हाइड्रोजन प्लांट है और देश का दूसरा है। वैसे देश का दूसरा है तो पहला कहाँ पर होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया? तो ये जलालाबाद तहसील जो थी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये जो हमारा यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का लेक्चर था ये यहीं तक था। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं लेक्चर में। अब PDF के लिए जो टेलीग्राम चैनल है PCS एडुजोन, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अभी PCS यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और करें। साथ ही जो भी अगर कोई इसमें डाउट रह जाता है आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो वीडियो आना है हमारे लेक्चर वीडियो पर PCS 2026 बिहार PCS यानी कि 72वीं BPSC, साथ ही RO के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स और GS का पोर्शन धीरे धीरे कराया जाएगा। कोई अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी अगर कोई और समस्या हो या क्वेरी हो तो भी बता दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।